हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्टेरिया। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जमकर लड़ा नहीं। इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ environment, ecology and biodiversity, we will discuss about composers, producers, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और इसी तरीके से हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और ट्रॉफिक लेवल्स पढ़ा। हमने सेरे के बारे में उन्होंने जानकारी ली थी, बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, पिरामिड्स ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। काफ़ी ही महत्वपूर्ण विषयों पर हमने चर्चा की थी। अब हम आज के लेक्चर में एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के ये पढ़ने जा रहे हैं पारितंत्र की सेवाएं। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारितंत्र की सेवाओं के 5 प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। इसमें पहली है प्रोविजनिंग सर्विसेज, खाद्य एवं जल का उत्पादन, और ये एक व्यवस्था सेवा है। दूसरी है रेगुलेटिंग सर्विस, जलवायु, बाढ़, रोग का नियंत्रण और जल शुद्धिकरण नियंत्रण सेवाएं। और तीसरी है सपोर्टिंग सर्विसेज, पोषण चक्रण, मृदा गठन, प्राथमिक उत्पादन और फसल परागण समर्थन सेवाएं हैं। इसके बाद चौथी सेवा है कल्चरल सर्विसेज, इसमें सौंदर्य, आध्यात्मिक, शैक्षिक और मनोरंजन सेवाएं और सांस्कृतिक सेवाएं। और पांचवी जो आखिरी सेवा है प्रिजर्विंग सर्विसेज, विविधता अनुरक्षण और ये एक प्रकार की संरक्षण सेवा है। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ज्वार नदमुख या एक्सचुरी परितंत्र। एक्सचुरी एक ऐसा संक्रमण क्षेत्र है जहां नदियां डेल्टा न बनाकर सीधे समुद्र में मिल जाती हैं। ये एक ऐसा तटीय क्षेत्र होता है जिसका मुंह समुद्र की ओर हमेशा खुला होता है। इसके इम्पोर्टेंस को अगर हम देख लें तो ज्वारी गतिविधियां इसमें सीमित होती हैं और ये एक शांत क्षेत्र होता है जिसमें अनेक जीव जंतु निवास करने के लिए ये आकर्षित करता है। इसमें नदी और समुद्र दोनों की विशेषताएं होती हैं और यही कारण है कि एस्चुरी में जैव विविधता और पारिस्थितिकी उत्पादकता अधिक होती है। यहाँ नदियों और समुद्र दोनों के पोषक तत्वों की प्राप्ति भारी मात्रा में होती है और एस्चुरी में जीव जंतुओं के लिए भोजन की भी प्रचुरता होती है। प्रदूषण को भी नियंत्रित करता है। दलदली भूमि और पौधे नदियों द्वारा लाए गए अवसादों और प्रदूषकों को अवशोषित करके जल को स्वच्छ बनाते हैं और इनमें पाए जाने वाले पौधे तटीय क्षेत्रों के कटाव को रोकने के साथ साथ समुद्री तूफानों की प्रभाविता को भी कम करते हैं और ये भूमिगत जल का पुनर्भरण यानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज करके पीने योग्य जल की उपलब्धता को भी बढ़ाती है। इस प्रदेश में मैंग्रोव वनस्पति का विस्तार पाया जाता है और तटीय प्रदेशों में उर्वरा मृदा की उपस्थिति के कारण यहाँ फसलों का उत्पादन भी किया जाता है। चावल और नारियल यहाँ की प्रमुख फसलें होती हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं मैराइन इकोसिस्टम पे। सागर में पनपने वाले पौधे जंतुओं के समुदायों और उनके आवासीय पर्यावरण को सम्मिलित रूप से सागरी पारितंत्र कहते हैं। सागरी जीवों को उनके आवास के आधार पर हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, प्लैंकटन समुदाय, नेक्टन समुदाय और बेंथन समुदाय। मैं स्तंभकार चार्ट बनाकर आपको प्लैंकटन समुदाय, नेक्टन समुदाय और बेंथन समुदाय के बारे में बता रहा हूँ। तो प्लैंकटन समुदाय सागरी बायोम के प्रकाशित बायोम में रहने वाले पौधों और जंतुओं का समूह है, जबकि नेक्टन समुदाय सागरी जल की विभिन्न गहराइयों में रहने वाले जंतुओं का समूह है। वहीं बेंथम समुदाय सागर की तली पर रहने वाले पौधों और जंतुओं का समूह है। जैसा आपने देखा, प्लैंकटन समुदाय जो है सागरी बायोम के प्रकाशित बायोम में रहने वाले पौधे जंतु इनका ग्रुप, और ये नेक्टन समुदाय सागरी जल की विभिन्न गहराइयों में रहने वाले जंतुओं का ग्रुप, और बेंथन समुदाय सागर की तली पर रहने वाले पौधों जंतुओं का ग्रुप। सागरी क्षेत्र में प्रकाशित भाग 200 मीटर तक प्राप्त होता है और सागर की तली पर रहने वाले पौधे और जंतुओं का समूह बेंथम समुदाय कहलाता है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं झील पारितंत्र क्या होता है। जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति के आधार पर उत्पादक और उपभोक्ता की उपस्थिति निर्धारित होती है। पादप प्लवक जल की प्रकाशित सतह पर रहते हैं और नितलस्थ यानी बेंथिक जीव झील के तलछट पर रहते हैं। और प्रकाश की भेदन के अनुसार 3 प्रकार से हम झीलों को बांट सकते हैं। पहली है लेटरल जोन, ये झील के किनारे का छिछला जल क्षेत्र होता है
यहाँ पर अधिकतर जड़ युक्त वनस्पतियाँ उगती हैं और प्रकाश छिछले पानी को भेदते हुए जाता है। दूसरा है लेमनेटिक जोन। ये वेलांचल के आगे का खुला जल क्षेत्र है। यहाँ पादप प्लावक प्रचुरता से वृद्धि करते हैं। जल की स्वच्छता के आधार पर इस क्षेत्र में प्रकाश 20 से 40 मीटर की गहराई तक पहुँच सकता है। और तीसरा है बेंटिक जोन। यह अंधकारमय क्षेत्र होता है किसी झील का, यहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाता है और इस क्षेत्र में झीलों तालाबों की तली मिट्टी नितलस्थ क्षेत्र बनाती है। इसमें नितलस्थ जीव जैसे कि घोंघा, स्लग और इस प्रकार के नितलस्थ जीव निवास करते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान। इसमें 14 राज्यों की कुल 58 झीलों को शामिल किया गया था और 16 झीलें कर्नाटक की हैं। और इस योजना में प्रमुख झीलें जो शामिल की गई थी उसकी मैं चर्चा कर देता हूँ। भीष्मा झील, कोटेकेरे झील, वेलांदूर झील, चन्नापटना झील, अक्का महादेवी झील, आमनाकुरे झील, लालबाग झील और गोवरम्मा झील। ये सारी कर्नाटक स्टेट से। पोवई झील, महालक्ष्मी झील, सिद्धेश्वर झील, रिवाले झील, मखमली झील, कूसा झील, उपवन झील, नार या ओवल झील, ये सभी महाराष्ट्र से। और मानसागर झील, अनासागर झील, पुष्कर सरोवर, फतेह सागर झील, पिछौला झील तंत्र, ये सारे राजस्थान से। और ऊटी झील, कोडाई कनाल झील तमिलनाडु से। रविंद्र सरोवर, मिरिक झील, आदि गंगा झील ये पश्चिम बंगाल से। रानी तालाब, सागर झील, शिवपुरी झील, चंदपथा झील ये सभी मध्य प्रदेश से। और भीमताल झील, नवकुचिया ताल झील, सात ताल झील, खुरपा ताल झील और नैनीताल झील ये उत्तराखंड से। और दीमा सागर, दुर्गाबाड़ी त्रिपुरा से। ट्विन झील नागालैंड से। मानसी गंगा झील उत्तर प्रदेश और डल झील जम्मू कश्मीर। बिंदु सागर झील उड़ीसा, बंजारा झील आंध्र प्रदेश और वेली अक्कुलम झील केरल से शामिल की गई है। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं जल्द ही ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स। इसमें घास के मैदान होते हैं जिसमें उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो कि भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर दक्षिण में 5 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। ये 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं। और उष्णकटिबंधीय घास 1.8 से 3 मीटर तक लंबी होती है। ये वर्षा काल में मुलायम लेकिन बाद में मोटी, कठोर और शुष्क हो जाती है और शुष्क ऋतु में ये झुलस जाती है। और दूसरी है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ये 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं। ये घास के मैदान महाद्वीपीय जलवायु वाले क्षेत्र में मिलते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर तक होती है। इनके लिए घासों के लिए तापमान उतना महत्वपूर्ण कारक नहीं है जितनी आर्द्रता की उपलब्धता है। इसकी विशेषता है कि यहाँ वनस्पति की चरमावस्था घास में ही प्राप्त होती है। चरमावस्था की घास 1.5 से 3 मीटर तक लंबी हो सकती है। शीतोष्णकटिबंधीय घास नम और पौष्टिक होती है और पशुओं के लिए उपयोगी होती है। हम अगर घासों के मैदान के बारे में स्तंभाकार चार्ट में चर्चा करें तो नाम, प्रकार और अवस्थिति में सवाना घास उष्णकटिबंधीय प्रकार की है और इसकी अवस्थिति है पूर्वी अफ्रीका या सूडान के आसपास। नाम की चर्चा करें लानोस घास, इसका प्रकार है उष्णकटिबंधीय प्रकार की है, वेनेजुएला जो कि दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। अगले घास की चर्चा कंपाज जो कि उष्णकटिबंधीय नेचर की है, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील यानी कि दक्षिण अमेरिका के आसपास के क्षेत्रों में मिलेगी। इसी प्रकार से पार्कलैंड जो कि उष्णकटिबंधीय नेचर की है, ये दक्षिण अफ्रीका में। और सेराडो घास उष्णकटिबंधीय कैटेगरी की, ब्राज़ील में। सेल्वास घास उष्णकटिबंधीय नेचर की, अमेजन बेसिन में। और पंपाज जो कि शीतोष्णकटिबंधीय है, अर्जेंटीना और उरुग्वे के क्षेत्र जैसे कि दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। इसी प्रकार से आप जानते हैं कि प्रेरीज शीतोष्णकटिबंधीय जो कि उत्तरी अमेरिका और कनाडा में। और डाउन्स जो घास है वो शीतोष्णकटिबंधीय है जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। और इसी तरह वेल्ड घास शीतोष्णकटिबंधीय जो कि दक्षिण अफ्रीका में। और स्टेपीज घास शीतोष्णकटिबंधीय जो कि यूरेशिया में, जो कि पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया का भाग है, उसको कहते हैं यूरेशिया। और कैंटनबरी घास जो कि शीतोष्णकटिबंधीय है, ये न्यूजीलैंड के आसपास के क्षेत्रों में। और पुस्ताज घास जो कि शीतोष्णकटिबंधीय है, ये हंगरी के क्षेत्रों में। अल्फा पोषण युक्त घास का मैदान पंपाज है। ग्रेट प्लेन में विस्तृत घास का मैदान प्रेरी। मरे डार्लिंग नदी बेसिन में विस्तृत घास का मैदान डाउन्स कहलाता है।
भूमध्य रेखा के सर्वाधिक नज़दीक स्थित घास का मैदान है सवाना, और दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है पम्पाज, और सबसे चौड़ा घास का मैदान स्टेपीज है। सबसे लंबा घास का मैदान सवाना और सबसे छोटा घास का मैदान पार्कलैंड को कहते हैं। अब मैं मैदान और प्रसिद्धि के कारण की बात की चर्चा करूं तो पम्पाज जो है अनाज और सुअर मांस उत्पादन के लिए, और प्रेयरीज जो है वो गेहूं खेती के लिए, डाउन्स जो है गेहूं खेती के लिए, वेल्ड का मैदान सोना हीरा लोहा और खनिज की खेती के लिए, और स्टेपीज का जो मैदान है वो गेहूं खेती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा कंगारू डाउन्स घास के मैदान में पाए जाते हैं, और मसाई मारा राष्ट्रीय उद्यान जो कि केन्या में स्थित है ये सवाना घास के मैदान के लिए, और अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर विश्व के सभी महाद्वीपों पर प्राकृतिक घास भूमियाँ पाई जाती है। एकमात्र महाद्वीप अंटार्कटिका जहाँ पे प्राकृतिक घास भूमियाँ नहीं पाई जाती हैं, और चिनुक हवाओं के कारण घास उगती है वो प्रेरीज मैदान में। प्रेरीज मैदान में चिनुक हवा के कारण यहाँ पर घास उगती है। कौन सी हवाएं? चिनुक हवाएं। भारत में घास का कोई निश्चित प्रतिरोध विकसित नहीं हुआ है, लेकिन ये उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि के निश्चित प्रतिरूप कहे जा सकते हैं। अब हम डेजर्ट इकोसिस्टम के बारे में चर्चा करते हैं। व्हाट इज़ डेजर्ट इकोसिस्टम? डेजर्ट इकोसिस्टम की बात करें तो मरुभूमि परितंत्र में बहुत लंबी अवधि तक आर्द्रता की कमी रहती है, और मरुस्थल की प्रमुख पादप प्रजातियां नागफनी, बबूल, यूफोबिया इस प्रकार की हैं, और मरसुली पौधों में अधिकतर झाड़ियां होती हैं और ये पत्तियां नहीं होती है, फिर भी बहुत छोटी और नुकीली पत्तियां, इनकी जड़ें सुविकसित होती है और बड़े क्षेत्रों में फैलती रहती हैं। मरुभूमि के जंतु शारीरिक और व्यावहारिक रूप से मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं। और अगर भारत में मरुभूमि परितंत्र की बात करें तो अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में स्थित राजस्थान का थार मरुस्थल एक शुष्क और गर्म मरुस्थल है। ये एक उबड़ खाबड़ भूतल है जिसमें बहुत से अनुदैर्य रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। इसे भारत का महान मरुस्थल भी कहा जाता है। ये सहारा, अरब और फारस के मरुस्थल का विस्तार है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लेकर गुजरात तक फैला हुआ है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 25 सेमी से कम होती है, और ये एक शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है। यहाँ मेहंदी और ईसबगोल की औषधीय पादप पाए जाते हैं, और पक्षियों और स्तनधारियों की कई संकटापन्न प्रजातियां जैसे चमगादड़, जंगली गधा, सल्की चींटीखोर, रेगिस्तानी लोमड़ी, भारतीय गेजल, 4 सींग वाले हिरन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बहुत ही चर्चित नाम है, सारस, ब्लैक बग और इस तरह के जंतु पाए जाते हैं। और लद्दाख का क्षेत्र एक शुष्क और शीत मरुस्थल का उदाहरण है। वर्ष के अधिकांश दिनों में यहाँ बर्फ जमी रहती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में वनस्पतियों और पेड़ों का अभाव है। ये क्षेत्र महान हिमालय के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है। यहाँ 10 सेमी से कम वार्षिक वर्षा होती है। याक इस क्षेत्र का एक उपयोगी पशु है, जिसे लद्दाखवासी भाड़ ढोते हैं। भाड़ ढोने का काम आता है। अगले लेक्चर में मैं आपको कोरल रीफ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ाऊँगा। इसके साथ ही साथ प्रवाल भित्ति के प्रकार और ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में और प्रवाल के विकास के लिए आवश्यक दशाएं बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा भारत के प्रवाल संरक्षित क्षेत्र और प्रवाल के विकास में बाधक तत्व। इसके बाद मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कोरल ब्लीचिंग पढ़ाऊंगा, प्रवाल विरंजन का कारण बताऊंगा, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, और भी बहुत अच्छा वेटलैंड इकोसिस्टम आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा वेटलैंड इकोसिस्टम। तो ध्यान से मेरे लेक्चर्स को सुनते रहें। मेरे इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी के लेक्चर्स बराबर आते रहेंगे। ये बहुत ही रोचक लेक्चर्स होंगे। अगले लेक्चर में जैसा कि आप जानते हैं कि मैं प्रवाल भित्ति परितंत्र के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। तो इसी प्रकार से आप मेरे लेक्चर्स को देखते रहें, मेरे लेक्चर्स का आनंद लेते रहें। वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आज का ये लेक्चर इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी का आपको कैसा लगा। मैं बहुत ही मेहनत से, बहुत ही सुसज्जित और बहुत ही संक्षेप में कंटेंट को कंजर्व करके बहुत ही रोमांचक लेक्चर्स बनाता हूं। अगर आपको मेरे लेक्चर्स में कोई भी कमी, अच्छाई या खूबी हो तो उसे कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। आप जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे मुझे लेक्चर्स बनाने में उतनी ज़्यादा रुचि की प्राप्ति होती है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको एक फ़ायदा होगा, जब भी मैं कोई भी वीडियोज़ अपलोड करूँगा उसकी तुरंत शॉर्ट टाइमिंग में नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे
वहाँ पे व्यू होगी और वहीं से आप क्लिक करके डायरेक्ट मेरे लेक्चर्स तक पहुँच सकते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। कॉम्पटेरिया का उद्देश्य है सभी पढ़ें सभी बढ़ें। यह कोचिंग पूर्णतः निःशुल्क है। यूट्यूब पर हर प्रकार के सब्जेक्ट के लेक्चर्स मैं बनाऊंगा। जहां तक मेरी क्षमता है मैं हर विषय के लेक्चर्स को बनाऊंगा। अभी और भी काफ़ी विषय के लेक्चर्स आएंगे। धैर्य से आप मेरे लेक्चर्स को सुनते रहें। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जम कर लड़ा नहीं। कॉम्पटेरिया, सभी पढ़ें सभी बढ़ें। धन्यवाद।